नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। ईरान और इजराइल के बीच हुआ सीज फायर जंगों की तपिश से झुलस रहे पश्चिम एशिया के लिए पानी की ठंडी बौछार लेकर आया। इस युद्ध का लंबा खींचना तीनों पक्षों के लिए विनाशकारी होता। ईरान का एयर डिफेंस तो खत्म हो ही चुका था, उसके परमाणु ठिकानों पर पड़ रही मार से उसका आत्मबल भी टूट रहा था। इजराइल की दिक्कतें भी बढ़ने लगी थी। ईरानी मिसाइल लगातार वहां प्रवेश कर रही थी और यह स्थिति अमेरिका के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली थी। और इसीलिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और इजराइल ने 12 दिनों से चले आ रहे युद्ध को बंद करने की घोषणा की। दोनों देशों के बीच ये सीज फायर लागू हो गया है। ये सीज फायर ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के लिए ही ठीक रहा, क्योंकि इजराइल का बर्बाद होना अमेरिका के लिए मुश्किल होता और ईरान अमेरिका से जीत नहीं पाता। ऐसे ही हर पक्ष के कई अहम रणनीतिक हित हैं जो इस सीज फायर का नतीजा देखे जा रहे हैं। और इस सीज फायर के बाद अगला कदम क्या होगा, भारत को कूटनीतिक रूप से कितने बदलाव की जरूरत है, इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले आइए समझते हैं किसने क्या खोया, क्या पाया और इस युद्ध का रुकना कितना बड़ी राहत के रूप में सामने आया। इस पूरे युद्ध में इजराइल की भूमिका को देखें तो ईरान पर हमले का इजराइल का प्राथमिक लक्ष्य ईरान की आणविक शक्ति को नष्ट करना था। इस जंग में इजराइल ने ईरान की परमाणु बम बनाने की शक्ति को गंभीर नुकसान पहुंचाया। 13 जून से शुरू हुए हमलों में इजराइल ने फोर्डो, नतांज और इस्फहान जैसे प्रमुख परमाणु स्थलों को निशाना बनाया। ये इजराइल के लिए एक बड़ी रणनीतिक जीत है। इस हमले ने ईरान के परमाणु बम बनाने की क्षमता को तत्काल रूप से सीमित किया। 12 दिनों तक चले जंग से इजराइल को पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य और नेतृत्व श्रेष्ठता फिर से साबित करने का मौका मिला। इजराइल ने अपने स्टेल्थ F-35I विमानों, मिसाइल रक्षा प्रणालियों से ईरान को गंभीर चोट पहुंचाई और इस बात को साबित किया कि अभी भी पश्चिम एशिया में उसकी ताकत का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं है। इस जंग में इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम जबरदस्त कारगर साबित हुए। इस जंग ने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को फिर कवर्ट ऑपरेशन का बॉस साबित कर दिया। 13 जून को ईरान पर शुरुआती हमले के बाद खबर आई कि इनमें से कई हमले इजराइल ने ईरान के अंदर से ही किए थे। निश्चित रूप से ये मोसाद की उच्च कोटि के कवर्ट ऑपरेशन का उदाहरण था, जहाँ इजराइल ने दुश्मन की जमीन पर ही अपना बेस बना लिया था। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही थी, इजराइल की सामरिक और रणनीतिक कमियां भी सामने आ रही थी। ईरानी हाइपरसोनिक मिसाइल अब बेधड़क इजरायली एयर स्पेस में आकर हमले कर रहे थे। युद्ध के दौरान तेल अवीव, यरूशलेम और बेयरशेवा जैसे शहरों पर ईरानी मिसाइल हमलों से नागरिक हताहत हुए, कई इमारतें ध्वस्त हो गईं। इससे ये साबित हुआ कि इजराइल भी ईरानी हमले से पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है। ऐसी स्थिति में इजराइल ने सीज फायर पर सहमति जताकर ईरान के इन हमलों से निजात पाया, जिससे इजराइल की अर्थव्यवस्था और नागरिक जीवन को और नुकसान से बचाया गया। इस पूरे युद्ध में इजराइल की भूमिका को देखें तो इस युद्ध ने ईरान में रैली अराउंड द फ्लैग का प्रभाव पैदा किया। रैली अराउंड द फ्लैग का मतलब अंतर्राष्ट्रीय संकट या युद्ध के समय किसी देश के नेताओं के प्रति जनता की स्वीकृति में बढ़ोतरी है। नागरिक ऐसी घटनाओं के दौरान अपनी सरकार और उसकी नीतियों के पीछे एकजुट खड़े होते हैं और सरकार का समर्थन करते हैं। ईरान में इजरायली हमले के दौरान कई रैलियां हुई, लोग जंग में मारे गए जनाजे में शामिल हुए और अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया। इससे सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के नेतृत्व को आंतरिक समर्थन मिला। सीज फायर ने समर्थन को बनाए रखने में मदद की, क्योंकि लंबा युद्ध ईरान की अर्थव्यवस्था और जनता के धैर्य को और कमजोर कर सकता था। इसकी शुरुआत भी तब हो गई थी जब राजधानी तेहरान से लोग जंग से बचने के लिए निकलने लगे थे। अगर ईरान जंग के इस मोड पर सीज फायर के लिए सहमत नहीं होता तो उसे भी और नुकसान उठाना पड़ सकता था। अमेरिका और इजराइल के रुख से ये जाहिर हो गया था। ईरान का मिसाइल डिफेंस सिस्टम शुरू से ही पंगु रहा। ये न तो इजराइल के विमानों को रोक पा रहा था और न ही अमेरिका B-2 बॉम्बर विमानों को कोई चुनौती दे पाया। जंग की शुरुआत के साथ ही ईरान का एयर स्पेस दुश्मन के हाथों चला गया था। सीज फायर के बाद ईरान ने इस मोर्चे पर अपनी जग हंसाई कराने से खुद को रोक लिया। ईरान ने इजराइल और कतर में अमेरिकी अल उदैब एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले करके अपनी जवाबी क्षमता दिखाई। सीज फायर से ऐन पहले कतर में अमेरिकी एयरबेस पर हमला करके ईरान को अपना चेहरा बचाने का मौका मिल गया।
हालांकि ये हमले सीमित थे, लेकिन इससे ये साबित हुआ कि ईरानी मिसाइलों की शक्ति और पहुंच मध्य पूर्व तक है। अगर ऐन मौके पर सीज फायर न होता तो अमेरिकी एयरबेस पर हमले के बाद ईरान को तगड़े अमेरिकी जवाब का सामना करना पड़ सकता था। सीज फायर ने ईरान को अपनी सैन्य और कूटनीतिक स्थिति को पुनर्गठित करने का मौका दिया, विशेष रूप से रूस और चीन जैसे सहयोगियों के साथ। उधर अमेरिका इस सीज फायर से बेहद खुश है। इसका कारण है ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर करवाकर ट्रंप अपनी डिप्लोमेसी की एक और जीत का दावा दुनिया के सामने कर सकते हैं। ट्रंप भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जंगबंदी कराने का क्रेडिट बार बार लेते रहे हैं। ईरान और इजराइल के बीच की लड़ाई रुकवाकर ट्रंप ने इसे अपनी कामयाबियों में शामिल करवा लिया है। इससे उनकी घरेलू और वैश्विक छवि को मजबूती मिली। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के साथ उनकी बातचीत और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ समन्वय ने उनकी मध्यस्थता की क्षमता को प्रदर्शित किया। ये सीज फायर ट्रंप की नीतियों के अनुरूप है, क्योंकि ट्रंप दूसरे की किसी भी लड़ाई में सीधे अमेरिकी दखल से बचते हैं। ये अलग बात है कि वो खुद इस युद्ध का हिस्सा बने। अमेरिका के लिए ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक दीर्घकालिक खतरा रहा है। ईरान डेथ टू अमेरिका का नारा देकर यूएस को भड़काता रहा है। अमेरिका को लंबे समय बाद ईरान की इन गीदड़ भभकियों का जवाब देने का मौका मिला। सीज फायर से ऐन पहले अमेरिकी हमलों ने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे को गंभीर नुकसान पहुंचाया। अपना मकसद हासिल करने के बाद अमेरिका ने तुरंत सीज फायर कर अपनी भूमिका सीमित रखी, क्योंकि लंबा युद्ध क्षेत्रीय अस्थिरता और अमेरिकी सैन्य संसाधनों की मांग बढ़ा सकता था। युद्ध के दौरान तेल कीमतों में उछाल आया और इसने अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर दबाव डाला। तुरंत सीज फायर ने तेल आपूर्ति को स्थिर करने में मदद की, क्योंकि सऊदी अरब और यूएई जैसे सहयोगियों ने तेल उत्पादन बढ़ाने का आश्वासन दिया। यह अमेरिका के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। अगर युद्ध लंबा खिंचता और ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर रोक लगा देता तो काफी नुकसान की संभावना थी। सीज फायर ने क्षेत्र में व्यापक युद्ध को रोका, जिससे अमेरिकी सैन्य अड्डों और हितों की रक्षा हुई। कुल मिलाकर देखें तो ईरान इजराइल सीज फायर से पूरी दुनिया को आर्थिक राहत मिलेगी, लेकिन इसने एक बड़ा संदेश भी दिया है कि आगामी समय में इसका स्वरूप बदल भी सकता है। ऐसे में कूटनीतिक रूप से कितने बदलाव की जरूरत अब भारत को होगी, ये भी बड़ा सवाल है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो सीज फायर हो गया। ईरान इजराइल को लेकर लगातार सबकी नजरें थी, क्या होगा, कैसे होगा, हर परिप्रेक्ष्य में हर इसके अहम बिंदु पर चर्चा की गई थी। लेकिन यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार जिस क्रेडिट की बात हो रही थी, जिसमें माहिर है डोनाल्ड ट्रंप, वो उनको मिल ही गया। क्योंकि मध्यस्थता की बात किसने की? मध्यस्थता की बात ट्रंप ने की, इजराइल के साथ वो थे ही। जब ये सारी बातें आई तो आज कहीं ना कहीं अमेरिका को ऐसा लगता है, ट्रंप को ऐसा लगता है कि उनकी जो नीति थी, कूटनीति थी, वो काम कर गई। लेकिन इस पूरे परिप्रेक्ष्य में एक चीज को और समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये जो मध्यस्थता इन्होंने निभाई है, जो तमाम चीजें अब हो गई हैं, दोबारा नहीं होंगी, दोबारा इसका स्वरूप नहीं बदलेगा। देखिए, इसकी तो कोई श्योरिटी नहीं है, क्योंकि समय के अकॉर्डिंग कब कौन सी चीजें कहां कैसी हो जाएंगी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन भारत की नीति क्या होगी, इतने पूरे घटनाक्रम को देखने बाद ये भी एक बड़ा सवाल है। हम सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। एक और रक्षा विशेषज्ञ हैं हमारे साथ, लेफ्टिनेंट कर्नल डीएस मुल्तानी। डीएस मुल्तानी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों की एक और जानकार हमारे साथ हैं शारदा दीक्षित। शारदा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित हमारे साथ जुड़े हैं। इंदुकांत जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे करती हूँ। अनुपम जी, मुझे ऐसा लगता है ईरान इजराइल की जो चर्चा है, मेरे साथ पैनल में जितने लोग हैं सबके साथ मैंने इतने बार डिस्कशन किया कि एक पॉइंट आ गया था कि कब रुकेगा पता नहीं, लेकिन इसके जो अंजाम होंगे वो अच्छे नहीं हैं। भारत पर एकदम से हो सकता है प्रभाव ना पड़े, लेकिन आने वाले समय में यदि लंबा खिंचता है तो बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। लेकिन अनुपम जी, फिलहाल सीज फायर हुआ। अच्छा, अभी देर शाम तक ये भी बातें हो रही थी कि इजराइल ने यदि सीज फायर का उल्लंघन किया तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं, ईरान कह रहा है किया तो हम छोड़ेंगे नहीं। फिलहाल तो सीज फायर हुआ, मध्यस्थता का क्रेडिट ट्रंप ले गए। लेकिन असल में देखा जाए तो आप मानते हैं इस चीज को, या आप इसको कैसे समझते हैं कि ये तीनों के लिए ठीक हुआ, पूरी दुनिया के लिए ठीक हुआ, और आने वाला परिदृश्य अब क्या कहता है? क्योंकि जितना नुकसान झेलना था वो तो ये झेल गए हैं।
अनुपम जी म्यूट किया है? हाँ, राखी मैं आपको सुन पा रहा हूँ। हाँ, क्या बोलिए। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, आपकी आवाज़ आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, राखी जी देखिए युद्ध किसी भी चीज़ का विकल्प नहीं हो सकता है और युद्ध ना हो, इससे बेहतर कोई चीज़ हो नहीं सकती है। तो आज अगर सीज़फायर हो रहा है तो हम सबको ये उम्मीद ज़रूर लगानी चाहिए कि ये सीज़फायर लंबा खींचे, लेकिन मिडल ईस्ट की जो जियोपॉलिटिक्स है, उसमें मुझे बहुत कम आशंका दिखाई दे रही है कि युद्ध ये सीज़फायर बहुत लंबा खींचेगा, क्योंकि इज़राइल की अगर मैं केवल बात करूँ, तो इज़राइल की जितनी उम्र है, जब से इज़राइल बना था तब से लेकर आज तक जितनी उम्र है, उससे ज़्यादा सीज़फायर वायलेशन इज़राइल खुद कर चुका है तमाम अलग-अलग देशों के साथ। और ईरान के संदर्भ में भी ये चीज़ कही जा सकती है कि ईरान जिसको भी ऐसा लग रहा है कि वो उसकी नैतिक जीत हो गई है इस युद्ध में, तो हो सकता है वो भी आगे चल कर के इज़राइल के ऊपर कुछ बड़ा हमला करने का प्लान करता रहा है। देखिए विनाश दोनों तरफ हुआ है, लेकिन फिर भी मॉरल विक्ट्री ईरान क्लेम कर रहा है। अब रही अमेरिका की बात, तो अमेरिका एक अब वो अपने आप को क्रेडिट ले रहे ज़रूर हैं कि उनको लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कि वो एक मैं उनको अगर मैं क्रेडिट जी भी कहूँ तो शायद ये गलत नहीं होगा। वो भारत-पाकिस्तान युद्ध में भी हुँ, बिना बुलाए मेहमान की तरह क्रेडिट लेना चाह रहे थे और यहाँ पर भी वो कूद-कूद के क्रेडिट ले रहे हैं और शायद वो भूल जाते हैं कि उस क्रेडिट लेते समय कि वो मध्यस्थता की बात तो बाहरी पक्ष से आनी चाहिए। वो तो खुद इस युद्ध का एक पक्ष थे। वो खुद लड़ाइयाँ लड़ रहे थे। वो खुद अपने B-2 बॉम्बर्स और GBUs 57 बॉम्ब्स के साथ दिखाई दे रहे थे। तो वो कैसे मध्यस्थता कर सकते हैं? देखिए वो क्रेडिट लेने के उनके अंदर एक जज़्बा रहता है। उस जज़्बे के हिसाब से वो काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। हमको ध्यान देना चाहिए कि इस युद्ध बंदी का अमेरिका के अंदर क्या प्रभाव पड़ेगा और इस युद्ध बंदी के कुछ-कुछ जो अनछुए पहलू हैं, उनका क्या असर वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स पे पड़ेगा। तो अमेरिका के अंदर अगर प्रभाव की हम बात करें, तो इस समय उनकी डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी डाउन हो रही है। वो जो है अपने सबसे अलोकप्रिय समय से गुज़र रहे हैं और अगर आज वहाँ पर इसका चुनाव हो जाए राष्ट्रपति का, तो शायद आज वो चुनाव हार भी जाएँगे। तो इससे पता चलता है उन लोग कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है, उसका उसका कारण सिर्फ़ वो ही है। अपनी वजह से ही वो अपनी लोकप्रियता को खोते जा रहे हैं। दूसरी चीज़ जब मैं कह रहा हूँ कि कुछ अनछुए पहलुओं को हमको टटोलना पड़ेगा। देखिए एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है इस युद्ध में, जिसकी तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जा रहा है। अमेरिका अटैक करता है ईरान के ऊपर, अपने सबसे शक्तिशाली बॉम्बर्स के साथ करता है। लेकिन आपको कभी अमेरिका का नेटो एलाई कोई दिखाई दिया साथ में? आज तक तो हमेशा दिखते रहे हैं। नेटो और अमेरिका मिल करके जहाँ भी अटैक करना होता, चाहे इराक हो, चाहे सीरिया हो, चाहे जहाँ पर भी हो, वो मिल करके अटैक करते थे। इस बार अमेरिका अकेले क्यों अटैक कर रहा था? नेटो कहाँ था? नेटो की तरफ से तो कोई शस्त्र-अस्त्र दिखाई ही नहीं दिए या केवल सिम्बोलिज़्म के लिए ग्रेट ब्रिटेन ने अपने एक सबसे पुराने वेसल को इंडियन ओशन की तरफ भेजा था, वो भी पता नहीं आ पाया, नहीं आ पाया हुँ। या रास्ते में ही रुक गया। तो कोई नेटो का तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं दिखा, तो इसका मतलब कि वो जो एक तार था नेटो और अमेरिका को जोड़ने वाला जिसके जिसके खिलाफत डोनाल्ड ट्रंप खुद करते थे, उनको लगता था नेटो हमारे पास बोझ है। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेटो ने खुद ही डोनाल्ड ट्रंप को या अमेरिका को अपने उससे बाहर कर दिया है। तो उस एंगल का जो प्रभाव है वो पड़ेगा रूस-यूक्रेन युद्ध पर जो कि अभी सतत चल रहा है। तो इसको भी हमें समझना पड़ेगा एक ये चीज़ और दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे अजीब-सी लगी है, अमेरिका वो देश था जिसके ऊपर कोई भी हमला हो जाया करता था तो वो बदला लेने की बात करता था और आज तक ऐसा ही हुआ है। अमेरिका के ऊपर एक आतंकवादी हमला होता है, अमेरिका पूरे 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 देश को अफ़गानिस्तान को मसल के रख देता है। अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए भले ही आतंकवादी बनाता रहे लेकिन उसके अलावा भी वो ना वो वियतनाम में लड़ाई करने से चूकता है, ना वो अफ़गानिस्तान में चूकता है, ना सीरिया, ना इराक, कहीं पर भी वो लड़ाई करने से नहीं चूकता क्योंकि अमेरिकन जो एक प्राइड होता है ना उसके ऊपर वो कुठाराघात मानते हैं अगर उनके ऊपर एक भी हमला होता है। आज यहाँ पर दोहा में अमेरिका की सबसे बड़ी मिलिट्री बेस के ऊपर अटैक होता है और अटैक होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ट्वीट करते हैं कि हम इसका बदला नहीं लेंगे। ये भी एक आश्चर्यजनक सी चीज़ हुई कि हुँ। भई नहीं लेंगे, क्या उनके अंदर काबिलियत नहीं है या इतने बड़े वो शांति के पैरोकार अचानक से बन गए? एक दिन पहले वो बम वर्षा करते हैं और अगले दिन वो कहते हैं हम बदला नहीं लेंगे, तो कल तक क्या कर रहे थे? तो बहुत सारी चीज़ें उलझी हुई हैं यहाँ पर। हमको ये समझना पड़ेगा कि ये उतना जो चीज़ें दिख रही हैं वो ज़रूरी नहीं कि वैसा ही हो, क्योंकि ये अब तो आज शाम तक ये चीज़ क्लियर हो चुकी है ना कि दोहा पर अटैक करने से पहले, कतर पर अटैक करने से पहले ईरान ने अमेरिका को सूचना दे दी थी। तब उन्होंने अपने सारे सामान वहाँ से हटा लिए थे। इसी तरह से जब अमेरिका को ईरान के ऊपर अटैक करना था, तो उन्होंने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ से पहले ही बता दिया था, तो उन्होंने अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के तमाम यूरेनियम और उनके रिसोर्सेज़ को वहाँ से हटा लिया था। हुँ। तो ये क्या मिली-भगत सी हो रही थी? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं जो धीरे-धीरे करके खुलेंगे। अब फाइनली मैं आता हूँ कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो निश्चित तौर पर भारत एक ऐसा देश है जिसके ईरान के साथ भी अच्छे संबंध थे, इज़राइल के साथ भी अच्छे संबंध थे, लेकिन कहीं न कहीं भारत इस मसले पर, ईरान और इज़राइल के युद्ध पर
बहुत फ्रंट भूमिका में नहीं आया। शांति प्रस्ताव की बहुत ज़्यादा कोशिशें भारत की तरफ से नहीं करी गई हैं। हालाँकि ये ज़रूर कहा जाता है कि दोनों देशों के साथ प्रधानमंत्री की बात हुई, विदेश मंत्रालय इनके टच में था। लेकिन ऐसा कुछ दिखता नहीं है कि भारत ने कोई बड़ी पहल करी हो। तो शायद ये जो भारत का जो रवैया है वो कुछ लॉन्ग डिस्टेंस की कुछ जो चीज़ें भारत भी देख रहा है, कुछ और भी होने वाला है और उसके लिहाज से हमें अभी तैयारियां करनी चाहिए और इन सब चीज़ों में उलझे बिना हमें फ्यूचर के लिए तैयार रहना चाहिए। तो भारत शायद उस तरफ भी जा रहा होगा, लेकिन अभी मैंने कहा ना कि अभी ये बहुत शुरुआत है। अभी फॉग ऑफ वॉर सेटल होने दीजिए, अभी युद्ध के धुंध के बादल थोड़ा कम होने दीजिए, फिर आपको कुछ नए-नए सवालों से जूझना पड़ेगा, राखी जी। बिल्कुल। शारदा जी मुझे सुन पा रही हैं? हाँ, सुन पा रहे हैं राखी जी। मैम, फाइनली आप हमेशा कहती थी कि युद्ध किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है, इसे रुक जाना चाहिए, सब लोगों को इसको रोकने के लिए कोशिश करनी चाहिए। तो सब में तो कोई सफल नहीं हुआ, ट्रंप ज़रूर सफल हुए। अच्छा, इंटरेस्टिंग फैक्टर ये है कि जिसने मध्यस्थता की बात करी, पहले तो वो खुद आया अटैकिंग मोड में, उसके बाद मध्यस्थता भी कर रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि कुछ दिनों बाद इसका स्वरूप क्या होगा, क्या कुछ महीनों बाद दिख जाए। बड़ी पता नहीं, मध्यस्थता की बात कराते हैं, उसके पहले खुद अटैक करके आ गए हैं, अपना पुराना बदला भी धीरे से ले ही लिया, भले बता के लिया, लोगों की नज़रों में तो आ ही गया। तो आने वाली जो सिचुएशन है उसे कैसे देखती हैं? देखिए, ट्रंप तो विश्व का एक सबसे बड़ा जोकर साबित हो रहा है, क्योंकि जो कहते हैं उसके अपोजिट तो व्यवहार है उनका। वो जब कहते हैं कि हम 2 वीक के लिए वेट करेंगे और अगले ही दिन जाके वो उनके ठिकानों पर अटैक कर देते हैं। वो जब जिस तरह से कहते हैं उसके विपरीत आचरण करते हैं और उसी तरह से उनको पता नहीं, अभी जैसे और सब जगहों का अगर हम देखें उनका व्यवहार, अमेरिका का व्यवहार, चाहे वो इस पे इराक पर हमला था, चाहे अफगानिस्तान का था, चाहे वो सीरिया लीबिया का था, वहां पर वो नाटो के सहारे कूदता था और उन युद्धों में खूब उसका अपना फायदा भी होता था। लेकिन इस बार उसको पता नहीं अब अंदर की बात क्या है और निकट भविष्य में क्या होने वाला है। लेकिन इस बार उसकी जो एक वर्चस्व की और जो एक हेगेमनी की जो टेंडेंसी थी वो डाउन होती दिखी है और ईरान ने उतनी जल्दी अपने आप को समर्पित नहीं किया है जितना कल्पना करी गई थी। और जिस तरीके से जो बहाना लेकर इन्होंने, इजराइल ने और अमेरिका ने कहा कि भाई तुम परमाणु बम बना रहे हो, सेम वही मोडस ऑपरेंडी है जैसे इराक के लिए कहा गया कि सद्दाम हुसैन जो है मास डिस्ट्रक्शन के हथियार बना रहे हैं, या जैसे लीबिया सीरिया में बहाने बनाकर ये अटैक करते हैं, वैसा ही बहाना अब इन्होंने बनाया। जबकि इजराइल के पास परमाणु शक्ति है, इजराइल ने ट्रीटी भी साइन नहीं करी है, जबकि ईरान बार बार कह रहा है कि मेरा निकट भविष्य में कोई इरादा नहीं है मैं बम बनाऊं परमाणु, और ना ही मैं और उसने हस्ताक्षर भी किए हुए हैं एनपीटी पे। तो समझ में नहीं आता कि क्या उद्देश्य था। और कभी कभी तो मुझे, मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि इजराइल और गाजा पर जो फिलिस्तीन को बर्बाद करने का एक षड्यंत्र जो इनका चल रहा है, उससे शायद ध्यान भटकाने के लिए ये एक नया एक वो रच दिया, इन्होंने नया युद्ध छेड़ दिया। अब किसी को याद नहीं कि इजराइल उधर गाजा में क्या कर रहा है, इजराइल किस तरह से निरीह 75,000 लोगों की जानें ले चुका, बर्बाद कर चुका। वहां से सबका ध्यान हट गया और एक नया ही वही है ना कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है, ये एक खतरे को छुपाने के लिए, एक समस्या से छुटकारा पाने के लिए दूसरी समस्या खड़ी करती है। तो ये दूसरी समस्या खड़ी कर दी और पहली समस्या के लोगों का ध्यान इधर उधर हो गया। तो अब आने वाले समय में भारत को भी बहुत सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि अभी मैं सुन रही थी कि अगर सोशल मीडिया के उसको सही माने तो कि अभी एक अमेरिकी कांग्रेस में एक ये बिल लाने वाले हैं जो कि बंकर बस्टर के नाम से, और इनका पर्पस है कि भाई रशिया और चाइना को ये चाइना के खिलाफ ये ला रहे हैं, लेकिन भारत भी उसका शिकार बनने के चांस हैं, क्योंकि इनको जिस तरीके से बार बार भारत पर शब्दों से अटैक कर रहे हैं, भारत के खिलाफ पाकिस्तान को तरजीह दे रहे हैं, जिस तरीके से हमारा बार बार अपमान किया जा रहा है, तो ये सब देखते हुए लगता नहीं कि अमेरिका
भारत को उस प्रगति के पथ पर या उस तरीके से आगे बढ़ते देखकर चैन से बैठ रहा है। इसको इतना आसानी से नहीं लेना चाहिए। जिस तरीके से हम चल रहे हैं उसमें मेरे हिसाब से सुधार करने की जरूरत है। हमें अपने साथ मित्रों को जोड़ने की जरूरत है, क्योंकि ये एक अविश्वसनीय मित्र है जो कभी भी कहीं पर भी धोखा देकर, जिनके साथ हम खड़े हुए हैं, इजराइल और अमेरिका, इनके हित और भारत के हित टोटली डिफरेंट है। हम इनको एक साथ लेकर नहीं चल सकते। हमारा पुराने साथी जो रशिया जैसे देश थे या ईरान भी अपने आप में हमारा साथी रहा, इनको अगर हम छोड़कर और इन पर विश्वास करते हैं जिन्होंने हमें बार बार एक तरह से हमें नीचा दिखाया है, बार बार बिना किसी मतलब के 15-16 बार कह चुके कि हमने युद्ध विराम का ठेका जैसे अभी ले लिया है ट्रंप ने ही, है युद्ध छेड़ेंगे, खुद ही युद्ध उकसाएंगे, खुद ही मानवता के खिलाफ हत्याएं करेंगे और फिर खुद ही क्रेडिट लेने के लिए खुद के सर पे मोड़ बांधेंगे कि देखिए हमने सीज फायर करवा दिया। वही जो मुनीर के माध्यम से कहलवा रहे हैं कि भाई हमें शांति नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। तो ये इनका जो एक तरीका है, इससे भारत को सचेत रहने की, मुझे लगता है बहुत सचेत रहने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, लाइटली नहीं। ठीक है मैम, वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी मुझे सुन पा रहे हैं? जी पीसी थपलियाल जी, इस पूरी जो ये एक वॉर थी जो लगातार चला आ रहा है, इसमें एक चीज को बड़ा समझना पड़ेगा, किसको कितना नुकसान हुआ। तो नुकसान तो देखिए अपनी अपनी जगह पे सबको हुआ। यदि इजराइल को हुआ तो ईरान को भी हुआ। जहां तक अमेरिका की बात है तो वो आए और बस अपना जो भी उनको अटैक करना था किया और उसके बाद उन्होंने इसको मध्यस्थता कराई और सीज फायर करा दिया, ठीक है। लेकिन हमें ये भी देखना पड़ेगा, इसके रुकने से सबसे अच्छी बात है कि जो बाकी देशों पर हम असर की बात कर रहे थे, वैश्विक स्तर पर जो बात कर रहे थे, कम से कम वो डिसबैलेंस नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा जो अब हुआ है वो तो उसकी भरपाई तो कैसे ही होगी, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन बिल्कुल चीजें नहीं बदलेंगी। लेकिन एक बात है, जो मकसद था इनका, देखिए अमेरिका का एक थोड़ा ही अटैक सही, लेकिन एक ईरान पर हमला करने का थोड़ा मकसद साफ हुआ, उनको तसल्ली मिल गई, बाद में उन्होंने सीज फायर करा लिया, तो उसको ये ठंडक पहुंच गई कि मुझे पुराना बदला लेना था, मैंने कर दिया, ठीक है, इसलिए अकेले आए। दूसरी थी ईरान और इजराइल की, यदि मैं बात करूं, इनको जिस तरीके से एक दूसरे पर ये अटैक कर रहे थे और अपनी जिद में थे, ये मान गए, लेकिन आपको लगता है कि ये उतना एक भेद कर गए हैं, उतना नुकसान करके गए हैं? मैं मानूं यदि हम कह लें कि ठीक है परमाणु नहीं बनाए ईरान और उसको बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने की जो कोशिश की गई, लेकिन आपको लगता है सारी चीजें तो हटा ली गई थी। मैं ये नहीं कह रही हूं कि पूरी तरह से नुकसान नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन अब ये दावा किया जा रहा है कि बहुत लंबे समय तक वो इस पर काम नहीं कर पाएगा। एटॉमिक पावर बनने की जो कोशिश थी उस पर बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो काम नहीं कर पाएगा इस अटैक के बाद, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, विश्व का इस समय पूरे रूप से स्वरूप बदल चुका है। पूरा विश्व पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत संचालित हो रहा है और जो साम्यवादी ताकतें इसको बैलेंस करती थी वो कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही हैं और या फिर इनके साथ कदम ताल करने के लिए मजबूर है। इसका खुला खेल हमने तब देखा जब अमेरिका ने ईरान पे अटैक किया, उसके न्यूक्लियर जो स्टेशन थे, और उसके बाद वो जो शांति की बात करी, तो आपने देखा होगा कि ईरान के पक्ष में ना चीन आया ना रूस आया, यानी तमाम विश्व के जो लोग आज अमेरिका के विपक्ष के रूप में खड़े हैं, उनको भी अच्छा लगा कि ईरान का वो कार्यक्रम जो उसको न्यूक्लियर बम बनाने का था उस पे चेक लगाया अमेरिका ने। दैट्स द रीजन कि रशिया ने भी थोड़ा बहुत अपनी फॉर्मेलिटी यूएन के माध्यम से निभाई, लेकिन जिस तरह से हम सोच रहे हैं कि इस समय साहब अमेरिका अकेला आया, नेटो नहीं था, अमेरिका को नेटो की जरूरत ही नहीं थी। छोटा सा ईरान कहाँ इतनी भारी जो सुप्रीम पावर है विश्व की, उसके आगे कहाँ टिक पाएगा। आप बम्बर देखिए, जो B-2 बम्बर हैं वो अमेरिका के अकेले के पास है, वो विश्व में उसने किसी को भी नहीं दिए, वो अकेले इसको हैंडल करता है और इस शक्ति के माध्यम से वो अपने जो टारगेट है उसको पूरा करता है, सफलतम ढंग से करता है। आपने देखा होगा कि जब पाकिस्तान में उन्हें लादेन को उठा के किल किया था तो वो भी बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन था।
उसके सक्सेसफुल ऑपरेशन को दुनिया उसके लोहे को मानती है। और ये दीगर बात है कि आज आप देख रहे हैं कि छोटे देश भी बड़ी बड़ी ताकतों के आगे खड़े होने के लिए संभव हो रहा है। आप ये देखिए, यूक्रेन रशिया के दोनों कांप रहे हैं, दोनों के पसीने आए हैं। सुपर पावर कहलाने वाला पुतिन और रूस आज यूक्रेन के आगे किस तरह से उलझा हुआ है, ये देखने लायक बात है। अमेरिका जो अपने को सुपर पावर कहा है, वो वियतनाम में हारा, अफगानिस्तान में हारा और तमाम जगह में। लेकिन एक चीज आपको मानना पड़ेगा कि अमेरिकन लीडरशिप है वो नंगा सच बोलती है। पहले भी देखा होगा आपने, उनके प्रेसिडेंट ने जब उस पर कोई अभियोग लगा वो एग्री किया कि हाँ मैंने किया, ये मेरी गलती है। हिंदुस्तान में हमको महाभारत में सिखा दिया गया है, और नरो न कुंजरा, यानी सच बोलो लेकिन उतना ही सच बोलो कि जो ढककर बोलो, मतलब जो हार्म न करे। लेकिन अमेरिका सच बोलता है, और इसके दो उदाहरण हमने ये देखिए। पहले उदाहरण में जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो आया ट्रम्प पुलवामा में भी आया, पुलवामा भी ट्रम्प ने सीटी बजाकर रोका था। और यहाँ भी जो पहलगाम का ऑपरेशन हुआ, यहाँ भी उसने सीटी बजाई। ये दीगर बात है कि हमने पूरी तौर से नकारा, मानो कि ट्रम्प का बुत आया हो और उस बुत ने कुछ बोला हो। हिंदुस्तान की जो जनता विश्वास करती है यही समझ रही है। एक बुत आया और उसने बोला स्टॉप, 12 मई को 12 बजे से युद्ध विराम होगा। युद्ध विराम हुआ, जो भी हुआ, चाहे डीजीएमओ पाकिस्तान इंडिया जो भी हम कहते रहे कि डीजीएमओ ने बात की, और ये भी बहुत हैरान करने वाली बात है, और हमने स्वीकारा कि डीजीएमओ, मैं आर्म्ड फोर्सेस का आदमी हूं, डीजीएमओ के लेवल में कई युद्ध नहीं रोके जाते। लेकिन अभी हमने सच माना कि डीजीएमओ ने युद्ध रोका। इसी तरह से इस समय ईरान के मामले में और इजराइल के बारे में जब स्ट्रांगली ट्रंप आया, तो ट्रंप ने वास्तव में दोनों युद्ध रोकने में कामयाब हो गया। चाहे भविष्य में, और उसने वो गलतियां नहीं अपनाई जो भारत के साथ अपनाई, क्योंकि भारत ने उसको ऐसे दीवार में लगा दिया था कि नहीं जी ये तो कुछ बोला ही नहीं, हाँ ये तो हमने अपने आप ही युद्ध विराम किया। लेकिन इस समय विश्व नकार नहीं सकता कि ये जो इजराइल और ईरान का युद्ध है, ये 12 दिन का युद्ध स्टॉप करने वाला ट्रंप है। आप कुछ भी बोलो, पागल बोलो, जोकर बोलो, लेकिन ही डिड इट, नोबडी कैन डिनाई इट। और अगर ये एस्केलेट करता तो किस तरह से ये पूरे अरब कंट्रीज में फैलता, ये बड़ी चिंतनीय की बात। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए अगर ये युद्ध रुक गया, हमें राहत की सांस लेनी चाहिए, और उस व्यक्ति को जो इसका किरदार जिसने निभाया है उसको सैल्यूट करना चाहिए, नो डाउट अबाउट इट। बिल्कुल ठीक है। कर्नल डीएस मुल्तानी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? मुल्तानी जी बताएं। हाँ सर, ईरान इजराइल आखिरकार सीज फायर हुआ, क्रेडिट ट्रंप ले रहे हैं। अब सब लोग कह रहे हैं बिल्कुल उनकी वजह से हुआ, तमाम चीज़ें होनी चाहिए। क्योंकि आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, मैं आपसे भारत के परिप्रेक्ष्य में ये जानना चाहती हूं कि भारत को आने वाले समय में किस नीति के तहत अपने रक्षा सोर्स पर काम करना होगा। ये बात मैं इसलिए भी उठा रही हूं क्योंकि ये जो देश हैं, चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो, ईरान हो, ये स्वरूप कब बदल जाएगा, ये सिचुएशंस कब बदल जाएंगी, वापस वो फिर से ऐसी तस्वीर ना क्रिएट हो जाए। तो हम क्योंकि पहले ये बातें करते थे कि भारत पर कितना असर पड़ेगा, तो हम क्यों ना एक समझदारी से अपनी नीतियों पर काम करें, ऐसी नीतियों को हम अपने काम करें ताकि हमें बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े। मैडम, पहली बात तो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड मैंने सारे सज्जनों की, देवियों की बातें सुनी हैं। मैं सिर्फ एक बात सबसे कहना चाहता हूँ कि अमेरिका क्या करेगा, ईरान क्या करेगा, क्या नहीं होगा, इसमें दिमाग वेस्ट मत करो। हमको ये पक्का मालूम है कि हिंदुस्तान की, इंडिया की आज क्या सिचुएशन है, और जो ये सिचुएशन है ये कोई सराहनीय नहीं है। हमें भारत सरकार से सवाल पूछना है, तो भाई ये हुआ कैसे? हम इस हालत में ना इधर के ना उधर के,
अमेरिका हमको धमका रहा है, बाकी लोगों के लिए हम वैसे डरे हुए हैं, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा, टेररिस्ट स्टेट लाइक पाकिस्तान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो हम सबको चाहिए कि अपने देश की सरकार से सवाल पूछे ना। और दूसरी बात, सरकार तो जवाब देगी नहीं, तो अगर इस प्लेटफॉर्म से हमें सरकार को सलाह देनी चाहिए कि अपने देश का स्टेटस, अपने देश की सिक्योरिटी कैसे ठीक करें। सबसे पहले कोई भी देश की सिक्योरिटी उसकी सैन्य शक्ति से होती है। वो आप सब ज्ञानी लोग हैं, डिफेंस बजट 2% से नीचे चला गया, अग्निवीर डालकर भट्टा बिठा दिया, ना इक्विपमेंट है ना मैन पावर है। तो सबसे पहले जो इस चीज का, एक तो हमारा डिफेंस बहुत कमजोर हो गया है, दूसरा हमारा जितना भी हम जीडीपी कहें, जीडीपी बनता है प्रोडक्शन से। हमारी लीडरशिप ने हमें ट्रेडर बना दिया है, ठीक है ना। और एजुकेशन की फील्ड में बिल्कुल सत्यानाश कर दिया है। आईआईटी कॉलेज जैसे बॉम्बे में है, इस बार उसमें भर्तियां नहीं पूरी हुई, उनके पहले नौकरी नहीं मिल रही। तो भाई साहब, मेरी आप सबसे गुजारिश है, चीन क्या करे, रशिया क्या कर रहा है, इजराइल क्या करेगा, इस पे दिमाग मत वेस्ट करो। ये बताओ भी हमारी सरकार को क्या करना चाहिए। आज अपने किसी को मालूम है कि राजनाथ सिंह कहाँ है, डोवल कहाँ है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहा। अब इट इज हिंदुस्तान को जो प्रेजेंट सिचुएशन में आज के हमें डाल दिया गया है, हमें बहुत टाइम लगेगा इससे बाहर आने के लिए। अभी तो है भी, चुपचाप अपने आप को इम्प्रूव करो। अमेरिका तुम्हें धमका रहा है, बाकी तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा, करप्शन चरम पे है, ब्लैक मनी 3 टाइम्स बढ़ गया है। तो सबसे पहले हर इंसान को, हर वोटर को आत्ममंथन करना है कि यार तुम किस बेसिस पे वोट देते हो। हिंदू मुसलमान करोगे तो ये होगा जो हो रहा है आज। आपको ताज्जुब है कि अगर डिफेंस फोर्सेस लॉन्च हो जाती तो डिफेंस फोर्सेस का बहुत जानी नुकसान होता। हमारा एयरफोर्स ने बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, उसके ना करने के बावजूद हमारा एयरफोर्स का भयंकर लॉस हुआ, हमारा एयर चीफ बोल पड़ा। तो अभी हमारे पास सिर्फ एक है कि चुपचाप बैठ के अपने सत्ता को ठीक करो, अपने आप को मजबूत बनाओ, अपनी एजुकेशन को ठीक करो, अपने प्रोडक्शन की तरफ ख्याल दो। और प्लीज ये चाइना, अमेरिका, ये वो क्या कर रहे हैं, इसमें टाइम मत वेस्ट करो। मेरी आप सबसे गुजारिश है, अगर हम मिलिटरली स्ट्रांग होंगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगे, तो सब हमारा पानी भरेंगे। तो आज की सिचुएशन बहुत भयंकर है, बट फिर भी मैं देख सकता हूँ कि भारत में एक शक्ति है उभरने की, और हम लोग उभरेंगे और हम बड़ी जल्दी अपने आप को स्टेबलाइज कर लेंगे। मेरा यही अपील है आप सबसे। ठीक है DS मुल्तानी जी, ठीक है, वापस आऊंगी। इंदुकांत जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। हाँ, इंदुकांत जी, देखिए, मुझे बहुत अच्छे से याद है ईरान इजराइल पर जब हम बात कर रहे थे, और अमेरिका पे, ट्रंप पे भी हम कई बार बात कर चुके हैं। ये चर्चा और ये पॉइंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम जब पूरी दुनिया की बात करते हैं, हम भारत की बात करते हैं, हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, हमारे यदि किसी भी देश से संबंध अच्छे बुरे जैसे भी हैं, हमारा यदि आयात निर्यात कुछ होता है, तो हमें उस दृष्टि से इस युद्ध का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी बात, एक
ओवरऑल सिनेरियो जो अब निकल कर आ रहा है, भारत को क्या वाकई अपनी नीति में बदलाव की ज़रूरत है? क्योंकि लगातार मैं बहुत बार ऐसी चर्चाओं में देख चुकी हूँ, भारत बहुत जगह से काउंटर हो रहा है लगातार अमेरिका के द्वारा। और इस बार भी ठीक है, यहाँ बीच में जब रूस की नहीं सुन रहे थे तो भारत की कहाँ सुनते ईरान इजराइल, अमेरिका ने लिया, क्रेडिट लिया। लेकिन ट्रंप की जो नीति है, या ट्रंप हर जगह से, जैसे थपलियाल जी भी बोल रहे थे, लगातार ये जो अपनी चीजों को सेट कर जाते हैं और वो क्रेडिट ले जाते हैं, ये सोचने का विषय है कि भारत फिर अपने संबंधों को, स्पेशली अमेरिका के बारे में सोचकर क्या एक नीति में बदलाव करे। नमस्कार राखी जी, सारे को पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी हमारे राष्ट्रकवि, उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। और देखिए, ये बात बिल्कुल सूट करती है। थोड़ी सी बात मैं ग्रहण करता हूँ जो कर्नल साहब ने कहा कि आज अगर युद्ध विराम की बात करता है अमेरिका, तो जैसा अपने थपलियाल साहब कह रहे थे कि वो इतनी बड़ी पोजीशन में, इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, उसके पास B-2 बॉम्बर्स हैं कि उसकी बातों को दुनिया बहुत करीने से सुनती है। आप उसके पावर को नकार नहीं सकते, चाहे वो अपने काम का हो या ना हो। आप देखें कि एक युद्ध विराम की घोषणा उसने की, पूरी दुनिया का मार्केट जो बाउंस बैक कर जाता है। सवेरे 4 बजे उन्होंने ट्वीट किया अपने सोशल मीडिया के उस पर प्लेटफॉर्म उन्होंने बना रखा है, उस पर किया मैसेज, और उसके बाद ईस्टर्न एशिया के जो मार्केट्स ओपन शुरू हुए, जापान से शुरू करके सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया, फिर इंडिया। आप इंडिया में देखिए कि इस अनाउंसमेंट के कुछ घंटे बाद 1000 के आसपास सेंसेक्स ऊपर हो गए, 25,000 क्रॉस कर गया आपका निफ्टी। तो ये बताता है, आप उसको अच्छा दें बुरा दें, अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन यू कैन नॉट से कि हम उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते। ही इज अ पावर, ही इज द मोस्ट पावरफुल पावर। और अब देखिए, ऐसे देश का राखी जी, कोई, मैं शब्द का उपयोग उचित नहीं, लेकिन कहना चाहता हूँ जान करके, कोई बदमाश व्यक्ति उसका अगर नेता हो जाता है, राष्ट्रपति हो जाता है, प्रधानमंत्री हो जाता है, तो यू हैव टू हैव योर इंटरेस्ट विद हिम ओनली। और ऐसे में जैसा कर्नल साहब कहते हैं, मैं उनसे असहमत हूँ यहाँ तक कि अमेरिका के बारे में हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री बोलकर अपनी जुबान क्यों खराब करें? ऐसे मतलब मूर्ख तरीके के प्रधान राष्ट्रपति। मैंने अभी एक अमेरिकन में बड़े टूरिस्ट डेलीगेशन से हमारी मुलाकात हुई केरला में, लगभग 50 कपल थे, बहुत बुजुर्ग, 60, 65, 70, 75 के। वो केरला में आते हैं टूरिस्ट के तौर पर जनरली। तो वहां पे उनसे पूछा कि हाउ इज ट्रम्प, कैसा काम कर रहे हैं? तो डोंट टॉक अबाउट दैट ब्लडी नॉनसेंस। ये वहां के 60-70 के उम्र के पढ़े लिखे बुजुर्ग टूरिस्ट पति पत्नियों ने कहा एक सुर से, उनके देश में उनके बारे में ये विचार है। अगर आपको डील करना है, आज आप अफगानिस्तान कहते थे हमारे पास कीजिए ना, कि आप दुनिया में बहुत कुछ बदल सकते हैं, लेकिन अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो आपके पड़ोस में अगर तालिबान अफगानिस्तान में है, तो यू हैव नो बिजनेस टू चेंज हिम, आपको उनके साथ डील करना पड़ेगा। और भारत सरकार ने डोभाल और प्राइम मिनिस्टर के नेतृत्व में जिस खूबसूरती से तालिबान के साथ ओपन डिप्लोमेटिक रिलेशन न रखते हुए डील किया है, पाकिस्तान ने जिस खुशी से वहां तालिबान को सत्तासीन किया था, आज उन्हीं से पिटता है और भारत की तालिबान मदद करता है। बहुत सारे जानकारों का यह मानना है कि जो तमाम टारगेट्स आज भारत अचीव करता है, जो एक्स्ट्रा जुडिशियल या एक्स्ट्रा गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, उसमें तालिबान का उसको सहयोग मिलता है। तो ये होती खूबसूरती डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक। और देखिए, अमेरिका ने चाहे भारत के मामले में, चाहे ईरान के मामले में जिस तरह का इंटरवेंशन किया है, ये देखिए ट्रम्प का अपना तरीका है काम करने का। अब सो बी इट, आपको इसके साथ कैसे डील करना सीखना होगा। और मैं एक एग्जांपल देकर, चूंकि आपके पास समय कम है, बात खत्म करना चाहूंगा। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को अपने कर्नल साहब कह रहे थे
कि बयान देना चाहिए। बयान देना ही सब कुछ नहीं होता है। डिप्लोमेसी में आपके एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वॉइस। उन्होंने कनाडा में G7 की मीटिंग अटेंड करने की बात किया। वहां से ट्रम्प साहब भागे भागे अमेरिका चले गए। उन्होंने कहा कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। क्या कर रही है? G7 छोड़ के चले गए। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उनको लोगों से डायरेक्ट डायलॉग करने की, और जैसा कह रहे थे हमारे अनुपम जी कि पूरे के पूरे नाटो के लोगों को साथ लेके चलने की बात थी। नाटो को बिखेर दिया उन्होंने। जितने संगठन थे अमेरिका के नेतृत्व को सलाम करते थे, उन सबको बिखेर दिया। सिर्फ उसकी ताकत को देखते हुए लोग मौन, कुछ लोग बोलना शुरू कर दिए। आपने देखा फ्रांस के राष्ट्रपति किस तरह से मैक्रोन ने उनके विरोध में बातें कहनी शुरू कर दी। ये किसी सत्ता के एंड की बिगिनिंग होती है। और देखिए, उन्होंने प्रधानमंत्री को बात जब की तो कहा कि आप अमेरिका होते हुए जाइए। उन्होंने मुनीर समझ लिया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी पे अडिग रहिए और बहुत स्मूथली अपनी बातों को कह जाइए, कह दिया कि नहीं हम तो वही बिजी हैं, हमारे आई एम प्रीऑक्युपाइड इन। और आके उन्होंने कहा भी उड़ीसा में कि हमको भगवान के पास आना चाहिए, अपने कार्यक्रम में अपने देशवासियों के पास आना चाहिए। अमेरिका के लंच डिनर और राष्ट्रपति की इन्विटेशन को ठुकरा दिया तरह से उन्होंने। दैट इज द मैसेज जिसमें कि बिल्कुल लाउडर देन एनी अदर मैसेज। कोई जरूरी है कि कोई गाली दे तो हम भी गाली दें? डिप्लोमेसी में भारत देश की एक महान परंपरा है, उसके संवाहक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और मैं मानता हूं इस एपिसोड में भारत की भूमिका जिस तरह से दिखे, ये बिल्कुल भारत के लिए ऐसी स्थिति थी कि न निकल सकते न उगल सकते। एक तरफ ईरान और एक तरफ इजराइल। इजराइल हमारे किस तरह से काम आया अभी सिंधु में, ऑपरेशन सिंदूर में, आप जानते हैं। किस तरह जम्मू कश्मीर में देखा कि किस तरह से पूरे बॉर्डर पे जितने भी गजेट्स लगे थर्मल इमेजिंग के, सब उनके सहयोग से लगे हैं। किस तरह से इंपावर किया है इस देश की सेनाओं को, बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है सरकार ने, उसको हम कैसे ओवरलुक कर सकते हैं? चीन को कैसे हमने धता बताया, चाहे डोकलाम हो, चाहे हमारी सेनाओं की ताकत है। लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप, मैं जम्मू कश्मीर में जब था 2002-2007 में, वहां पे बॉर्डर पे अगर फायर आता था पाकिस्तान साइड से तो परमिशन लेते लेते 3 दिन बीत जाता था डिफेंस फोर्सेस को। कर्नल साहब जानते हो हमसे बेटर। और आज ओपन है कि आपने अगर एक फायर खोला तो आपको 10 फायर मिलता है। ये होता है पॉलिटिकल लीडरशिप, तो हम इसको नकार नहीं सकते। बिल्कुल ठीक है। चलिए, हमारे पास समय की सीमा है। मैं चाहती हूँ बहुत जल्दी से आप लोगों के एक सुझाव आ जाएं। अनुपम जी, क्योंकि अब देखिए सीज फायर हो गया, अगला स्वरूप क्या होगा, क्या फिर से आएंगे, क्या ट्रंप की नीति होगी, हम इसे साइड में रखें। हमने भारत के परिप्रेक्ष्य में इस चीज़ को समझा है और आने वाले समय में, क्योंकि बहुत दिनों से ये चीज़ें हो रही हैं, भारत अमेरिका, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप, फिर ईरान इजराइल आ गया, फिर उसके बाद ट्रंप की एंट्री। तो ये जो सिनेरियो हो रहा है, इस बीच G7 में भी हमने रवैया देखा, ये ओवरऑल सिनेरियो और ये पूरा युद्ध विराम होने के बाद क्या आप मानते हैं कि भारत को अपनी विदेश नीति में, अपनी हर नीति में बदलाव की जरूरत है, और किस तरीके की? बहुत जल्दी से संक्षिप्त शब्दों में। देखिए राखी जी, मैं तो पूरी तरह सहमत हूं कि भारत को विदेश नीति में बहुत ज्यादा चेंजेस करने की आवश्यकता है। वो इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इस समय विश्व बहुत ही खतरनाक समय से गुजर रहा है। इस समय एक तरह से जिसको मैं कहता हूं, और मैं कई फोरम्स में बोल चुका हूं इस बात को, कि ये समय हम एक जियोपॉलिटिकल रिसेट देख रहे हैं अमेरिका के माध्यम से। वो जो चीजें जो चली आ रही थी, अमेरिका उनको अब बदल देना चाहता है और उनको एक नए सिरे से परिभाषित करना चाहता है। और इसी वजह से भारत जैसे देश की भूमिका बहुत मजबूत होती है। जब हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस समय हमको क्या कहना है, तो उसमें फिर हमारे लिए हम पिछड़ते चले जाएंगे इस रेस में। तो इस जियोपॉलिटिकल रिसेट में भारत की इंपॉर्टेंट भूमिका रहेगी और कोई नकार नहीं सकता। 140 करोड़ लोगों की जो आवाज है उसको कोई नकार नहीं सकता विश्व में। हम यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर हों चाहे ना हो, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हमारी आवाज ही मजबूत होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज ये होनी चाहिए कि हमको ट्रंप की तरह नहीं दिखना चाहिए। हमको अपने तमाम दावों में, तमाम चीजों में बहुत गंभीरता दिखानी पड़ेगी। ट्रंप के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो अपने जो भी चीजें, जो कार्रवाइयां, उनमें बहुत गंभीर नहीं दिखते हैं। और जब गंभीर नहीं दिखते तो उनके रिजल्ट्स भी, उनके जो आउटपुट है वो भी गंभीर नहीं होते हैं। तो इसलिए भारत को बहुत सजग रहने की आवश्यकता है और भारत को ये देखना पड़ेगा कि ये जो जियोपॉलिटिकल रिसेट हो रहा है उसमें हमारी भूमिका इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अभी से नहीं उसमें परिवर्तन करते हैं अपने स्वभाव में, अपने व्यवहार में। अभी देखिए, जैसा अभी इसी वाक्यों को ले लीजिए, इजराइल और ईरान दोनों हमारे दोस्त थे। हमने इजराइल के साथ एक नजदीकी दिखाई, विश्व में ये मैसेज गया कि भारत इजराइल के साथ है।
और प्रैक्टिकल अगर एस्पेक्ट देखें तो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम में जो बराक मिसाइलें लगती हैं, उनका उत्पादन इजराइल के अलावा सिर्फ भारत में ही होता है। और इजराइल की जो डिप्लीट होती एयर डिफेंस सिस्टम थे, उसमें भारत से बराक मिसाइलें भेजी गई थी। तो और ये बात ऐसा नहीं कोई नहीं जानता, पूरे विश्व में सब जानते हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, हम इजराइल के नजदीक होंगे और जो लोग अगेंस्ट इजराइल हैं वो लोग हमारे खिलाफ लामबंद हो जाएंगे। तो हमको एक संतुलन बनाना सीखना पड़ेगा और ईरान जैसे देश को हम नहीं छोड़ सकते थे। चाबहार बंदरगाह का डेवलपमेंट और वो जो एक इंडिया यूरोप कॉरिडोर का जो सपना था, उसको हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो हमको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। तभी मैं कहता हूं आमूल-चूल परिवर्तन चाहिए विदेश नीति के ऊपर। बिल्कुल, देखिए क्योंकि समय की सीमा है, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए सबके सुझाव का वेलकम करना चाहिए। फिलहाल जिस तरीके से ईरान इजराइल युद्ध का अंत हुआ है और ट्रंप की जहां तक भूमिका है, मध्यस्थता का क्रेडिट लेकर गए हैं, लेकिन आने वाले समय में ये स्वरूप नहीं बदलेगा। अब चीजें ऐसी नहीं होंगी जो इस वक्त हुई हैं, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और यहाँ पर सबसे सतर्क और अलर्ट रहना है। भारत को उनकी नीतियों में बदलाव की जरूरत है और इसे बहुत गंभीरता से ले जाने की जरूरत भी है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।